नमस्कार, मैं सुधीर आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आईना वर्ल्ड न्यूज़ के शो कलाकार में पुनः आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने थिएटर में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई वर्षों से वो थिएटर कर रहे हैं और थिएटर में कई बहुत अच्छे प्ले में कई बहुत अच्छे किरदारों को इन्होंने जिया है, निभाया है। मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाना चाहता हूं जो कि भोपाल के ही निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और भोपाल में भारत भवन में कई वर्षों से लगातार थिएटर करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से यहाँ की दर्शकों को जीता है और उन्हें मोह लिया है। मैं बात कर रहा हूँ संतोष पणिक्कर की। जी हाँ, जो कि भोपाल से ही है। संतोष जी, आपका आईना वर्ल्ड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लगभग कितने वर्षों से आप थिएटर कर रहे हैं? ये करीबन सन 90 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा। 1990 में मैंने, उससे पहले मैं थिएटर को देखता था। अच्छा। हाँ, उस समय रंग मंडल, भारत भवन जी जी बड़े जोरों पे चलता। जी जी। तो मुझे नाटक देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं रोज शाम को पता करता था। हाँ हाँ। तो उस समय क्या ये इस तरीके की सोशल मीडिया या हाँ। ये सब तो होता नहीं था। हाँ। तो वो माउथ पब्लिसिटी से ही पता चलता था कि आज भारत भवन में क्या फलाना नाटक है। अच्छा। तो मैं भैया शाम को पहुंच जाता। अच्छा। तो मेरी मदर बड़ी चिढ़ती थी। अच्छा। कि तू, नाटक अमूमन क्या है, नाटक जो शुरू हुए शाम को 7 बजे चालू, अब वो खत्म होते होते वो 9 साढ़े 9 10 बज जाते थे। तो मदर कहती थी कि अरे बेटा तू रहता कहाँ है? फिर घर पहुंचते डेफिनेटली 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग ही जाता। उस समय क्या है कि हमारा घर, वो जो हमारा पुराना पुश्तैनी घर है सिटी में, जी, वो गौतम नगर में है, आज भी पीजीबीटी कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ से भारत भवन की दूरी काफी। जी। तो मैं उसमें रोज अमूमन क्या है, वहाँ हफ्ते में 2 या 3 दिन तो रहते ही थे नाटक। तो मैं पहुंच जाता था। अच्छा। तो मुझे बड़ा शौक था नाटक। अच्छा। देखने लगा नाटक। फिर उसके बाद आपको ब्रेक कैसे मिला? मतलब थिएटर में भी कभी आपने कोई मतलब ऐसा चाहा कि मैं थिएटर करूं, या आपको किसी ने देख के ऐसा? कभी कई आर्टिस्टों के साथ होता है, कोई डायरेक्टर देख लेता है तो बात करता है, कैसे क्या हुआ? नहीं, उसका भी एक मजेदार किस्सा है। जी। क्योंकि मैं नाटक देखने का शौक था मुझे। जी। तो देखता था। जी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ मित्र थे जो सरकारी कर्मचारी। जी। तो वो मंत्रालय, वल्लभ भवन। जी। तो उन लोगों ने मिलकर, जो सरकारी कर्मचारियों का शाम का जो वक्त होता है, जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ हम इस तरीके का मनोरंजक कार्यक्रम या हमारा समय व्यतीत होगा। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो नाटक तैयार करके नाटक खेलने लगे वो लोग। तो उनमें से जो मित्र थे मेरे, वो कहने लगे यार तुम भी आ जाओ। हम लोगों ने इस तरीके ग्रुप फॉर्म किया है। तो उसमें सब सारे सरकारी कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं। तुम तो हमारे लिए सरकारी कर्मचारी हो। तो इस तरीके से शुरू हुआ। अच्छा। तो उस समय एक मेरी शुरुआत नुक्कड़ नाटक से। अच्छा। अरे वाह। तो वो उनको कुछ प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा। हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। तो उस पे एक नुक्कड़ नाटक उन्होंने तैयार किया। तो उसमें एक किरदार था इसका, ढोंगी बाबा का। अच्छा। तो ढोंगी बाबा, तो वो क्या, जैसे गांव में क्या होता है, कॉमिक कैरेक्टर था, या झाड़ा फूकी और इस तरीके से। तो गांव में क्या होता है कि भाई वो इस तरीके के लोग क्या है, लोगों को मोहपाश में बांध देते कि हम झाड़ देंगे, फूंक देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आज भी वो रूढ़िवादिता चल रही है। गांव में इस तरीके का काम होता है। तो वो कैरेक्टर था ढोंगी बाबा। तो उसका करीबन 60-70 शो किए। अरे हाँ, मतलब पूरे एमपी में। अच्छा। और वो खुले ओपन में होता था। तो वो मैंने वहां से शुरू किया। तो उसमें तो और मज जाता है कलाकार, ऐसा किया पता है। तो मुझे लगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खैर शुरू किया। तो वो एक स्टार्टअप हुआ मेरा। वो उसी प्ले का एक किस्सा सुनाता हूँ। शाहपुरा मार्केट भोपाल में। तो शाहपुरा मार्केट में उसका शो था। अच्छा।
तो वो ओपन में हो रहा था, नुक्कड़ नाटक चूंकि ओपन में ही होता है। वो तो कोई एक स्टेट तैयार कर लेते हैं, और तो वो भैया पूरा मैं मेकअप में उस तरीके से बड़े बड़े बाल और पूरे काला लबादा, और जो बच्चा सामने बेहोश पड़ा हुआ है वो छड़ा फूकी चल रही है। तो उसके अंदर एक युवक होता है जो शहर से पढ़कर आता है, तो वो कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की, तो वो जो युवक था तो वो पढ़ा लिखा अच्छा, तो वो आता है एकदम से टोकता है, अरे ये तो ढोंगी बाबा है, कहाँ लगे हो आप इसके चक्कर में, भैया पढ़े लिखे बनो, जनता को जागरूक बनो, और डॉक्टर को दिखाओ इस बच्चे को, नहीं तो मर जाएगा। तो अचानक क्या हुआ कि वो आके वो बात मचाने लगा और मेरी वो सारी तंत्र क्रियाओं को बाधित करने लगा। तो वो तो नाटक था, लेकिन चूंकि वो दर्शक खड़े हुए चारों तरफ, तो बीच में कोई आया अचानक, तो उनको लगा कि सही में कुछ चल रहा है, तो उनकी आस्था रही होगी, तो आकर वो युवक को तमाचा जरूर दिया, बोले बाबा को क्यों रोक रहे हो तुम। तो भैया जैसे तैसे हमने उसको रोका, बोला आप कैरेक्टर में इतने खोए हुए थे कि लोग रियल समझ गए उसको। हमने कहा ये तो नाटक है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि मतलब नाटक, मतलब लोग अगर चाहें, तो नाटक ऐसा माध्यम है, लोग उसमें डूब जाते। सही बात। तो कैरेक्टर में अगर डूब जाए आदमी तो डेफिनेटली वो सच दिखने लगता है कहीं ना कहीं। तो एक वो अच्छा माध्यम है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। फिर उसके बाद मैं दादा यदुराज सिंह यहाँ पे थे, वरिष्ठ रंगकर्मी, और बहुत अच्छे फोटोग्राफर। अच्छा। फिर मैंने कहा यार कि प्रोसीनियम थिएटर में किया जाए, जो मैंने कहा किसके पास जाऊं, मैं ज्यादा लोगों को उस समय जानता नहीं था। तो दादा यदुराज सिंह जी का नाम जो बड़ा चलता है, मैं उनके पास गया। तो मैंने कहा दादा मुझे काम करना है। तो दादा कहने लगे यार हमारे पास तो अभी कोई काम नहीं है ऐसा, हाँ लेकिन हमारे एक मित्र हैं नजीर कुरैशी, उनका कारवा ग्रुप है, वो नया नाटक शुरू कर रहे हैं, मुआवजे नाटक। वो उस समय तो नजीर साहब यंग रहे हो। अरे बिल्कुल मस्त एकदम यंग थे। और तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है दादा, लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ उनको। बोले तू एक काम कर, शाम को आ जा, तो वो रविंद्र टैगोर हॉल में मिलते हैं रोज शाम को, तो वहीं मैं तुझे मिलवा दूंगा। तो मैं यदुराज दादा के साथ सीधे पहुंचा, तो नजदीक कुरैशी साहब खड़े हुए, उनके वो मुआवजे नाटक कर रहे थे। अच्छा। रिहर्सल शुरू होने वाला, काफी फेमस है उनका, भीष्म सानी जी का। अच्छा बेहतरीन नाटक। तो इस तरीके से शुरू, नजदीक कुरैशी साहब कहने आ गई, वहां से शुरू हुआ। जैसा कि संतोष भैया हमें पता है, जानकारी है कि कहीं ना कहीं थिएटर में लोग उस समय पे इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, तो डायरेक्टर लोग भी कैरेक्टर ढूंढा करते थे, लोगों को चांस दिया करते थे। अब तो खैर ऐसा नहीं है, अब तो शायद प्रोसीजर चेंज हो गया है। तो उसका कारण ये था कि उस समय रंगमंडल चूंकि काम करता था जी, तो ज्यादातर नाटक और इस तरीके की गतिविधियां जो होती थी वो रंगमंडल में ही हुआ। तो शौकिया रंगकर्म होता था, लेकिन इतने ज्यादा ग्रुप्स नहीं। तो ये है कि बहुत शहर में बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, और तो नए बच्चों ने भी अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं, तो सरकारी अनुदान और कुछ रेपर्टरीज भी हैं, तो बहुत काम होता है। उस दौरान तो इतना काम होता था, लेकिन इतना बहुत ज्यादा। अब तो खैर लड़कियां भी भागीदारी करने लगी हैं अच्छी खासी, लेकिन जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, थिएटर में लड़कियां आती नहीं थी, बहुत मुश्किल से, या तो फिर लड़कों को ही लड़कियां बना के और फिर कैरेक्टर करवाए जाते थे। तो ऐसा भी कोई किस्सा है आपका? अब ऐसा किस्सा तो खैर हमारे साथ तो नहीं। जी। यहाँ ये आपका कहना ठीक है। आपको पता है कि पुराने समय में क्योंकि इस माध्यम को अब लोग इसको क्या हमारे अपने घर वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सही बात। उनको लगता था कहाँ हमारा लड़का बोले नाटक बिगड़ गया, लगता है हमारे हाथ से चला गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के बोले वो पता नहीं वो कहाँ किनके साथ मिल रहा है। ऐसे में फिर हमारे साथ ही वो लड़कियों के लिए तो और भी ऑब्वियस दिक्कत की बात। तो उस समय आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन कम थे। अब तो चूंकि माध्यम इतना बड़ा हो गया, सब कुछ लोगों को पता है। क्योंकि नाटक मेरे हिसाब से नाटक किसी को बिगाड़ता नहीं, तो जीने की कला से। और
तरह तरह का अनुभव आपको मिलता है, जीवन जीने की कला है। वो मुझे नहीं लगता कि मतलब नाटक की संगत में रहकर कोई गुजर सकता। बहुत सारे अनुभव मिलते हैं ऐसा, जैसा कि हम भी नाटक देखते हैं और ये भी है, मैंने एक दो नाटक में भागीदारी हुई है हमारी, आपके साथ भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये मैं कहूँगा बिल्कुल डेफिनेटली। तो जैसा कि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, इतना सारा थिएटर आपके बराबर तो हमने नहीं किया है, लेकिन थिएटर में कहीं ना कहीं आदमी जीने की कला सीखता है, ये सही बात है। ऑब्वियस, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सीख। तो संतोष भैया एक चीज़ और हमें बताएं कि जैसा कि हमें जानकारी है थिएटर में कभी पैसा नहीं मिलता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसे उस समय की बात करूँ, जैसे पुराने समय की बात, अब उस समय तो ये था कि क्योंकि ऐसा कोई सरकारी अनुदान या इस तरीके से बहुत कुछ रेपेट्रीज वगैरह बहुत कम हुआ था, क्योंकि लोग शाम को अपने वक्त बिताने के लिए शौकिया रंग करते हैं, अपना खुद का पैसा लगाकर वो तैयारी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने की तैयारियाँ होती हैं, उसमें भी पैसा लगता है। अब चूंकि खुद अपने पॉकेट से करेगा, हाँ बिल्कुल, ऐड वगैरह भी उतने नहीं मिलते थे, अब तो खैर ऐड भी मिलने लगे हैं। हाँ, नाटक मतलब इतना क्या कहते हैं उसको, ब्रॉड नहीं था, ऑब्वियसली उस समय पैसा नहीं, बिल्कुल। लेकिन आज तो ये है कि भाई चूंकि कई माध्यम है, अब और अब नाटक के चाहने वाले भी बढ़े कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं नाटकों को देखने की जो नाटक आपको ठीक है, उस समय नाटक की अपनी एक ऑडियंस है, ऑडियंस है, वो अच्छी खासी और बिल्कुल जो आती है वो टिकट खरीद के आती है। टिकट भी एक माध्यम है, उससे पैसों का कनेक्शन मिलता है। दूसरा, मैंने आपको बताया सरकारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अनुदान होते हैं या रेपेट्री, सरकार भी अपना पैसा देती है। संस्कृति विभाग ने भी कोई बजट थिएटर के लिए बना, संस्कृति विभाग ने बनाया है, या जनसंपर्क हुआ, जनसंपर्क से भी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी मिल जाता है, वो भी एक पैसे का माध्यम है। आज तो ये है कि कलाकारों को कहीं ना कहीं मिल, बहुत से कलाकार इससे अपनी आजीविका चला भी रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि नाटक में पैसा है, कम ज्यादा वो तो होता है, लेकिन पैसा। पुराने जब मैंने शुरू किया था उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शौकिया रंग कर लोग अपना खुद का पैसा लगा के, मतलब वो एक माध्यम था, शाम को इकट्ठा हुए कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का, कुछ अच्छे लिटरेचर से जुड़ने का, कुछ अच्छी कृतियों को जानने का, समझने का, एक अच्छा माध्यम है। अच्छा संतोष जी, आपने कौन कौन से ऐसे अहम कैरेक्टर निभाए हैं थिएटर में जो एक यादगार हो, आपके लिए भी बहुत अच्छे लगे हो, जिनमें आपने बहुत अच्छे से उस अभिनय को किया हो, ऑडियंस ने भी सराहा हो काफ़ी इसके लिए? ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ये क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि हर एक्टर के लिए उसका हर किरदार जो है उसके बच्चे के समान, बालक के समान, क्योंकि वो उसको जीता है। हर कैरेक्टर की एक अलग बॉडी लाइन, उसकी अलग एक विस्तार होता है, तो उसे समझकर अपने अंदर उसमें ढाल कर तो सभी चीज़ें। लेकिन फिर भी मुझे ये एक केजी त्रिवेदी जी वरिष्ठ निर्देशक, तो उनका एक प्ले था, वो प्ले था अंदर की बात। तो उस प्ले का मतलब सब्जेक्ट ये था बच्चों का सब्जेक्ट। बच्चे मतलब स्कूल गोइंग बच्चे, छोटे, मतलब 10 से 12 साल के, अधिकतम 14 साल के टीनेजर, उनके ऊपर। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, ये नाटक करना है, लेकिन ये नाटक जो है बच्चों का है, और सबको बच्चा बनना पड़ेगा। अब सब सारे बड़े उसमें ये तो चैलेंजिंग कैरेक्टर। तो उसमें मैं लाला का कैरेक्टर, लाला बच्चा, अच्छा उसका एक कैरेक्टर था। तो वो बच्चे किस तरीके से, मतलब आजकल जो है ये वीडियो गेम्स या जंक फूड, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं बच्चे, तो वो स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से, तो वो बच्चों के ऊपर वो चैलेंजिंग था। लेकिन हमने उस कैरेक्टर किया, उस नाटक की अच्छी शूट, लोगों ने बहुत पसंद किया।
तो हम सब बिल्कुल हाफ पैंट पहने हुए, छोटे छोटे बच्चे बने। गोलू मोलू बच्चे के तो लोगों ने बड़ा, मतलब दर्शकों ने भी बड़ा सराहा। उसमें डायलॉग हुआ करता था, तो मैं ऐसा था कि मैं कभी उस समय इतना फेमस हो गया था कि मैं कहीं से भी, अगर जिन्होंने वो नाटक देखा है, कई शोज हुए भारत भवन में और वहाँ अपने बाल भवन में, तो वहाँ के बच्चे मुझे घेर लेते थे। अगर बाल भवन में चला गया धोखे से, तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपको वो लाला सुकी, वो बोले आपको डायलॉग सुनाना पड़ेगा तभी हम छोड़ेंगे, वो घेर लेते। वो बड़ा बच्चों में काफी फेमस हो गया होगा बच्चों में। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि एक मतलब इस एज में आके और बच्चे का कैरेक्टर करना बहुत चैलेंजिंग वो है। मुझे बड़ा पसंद था वो कैरेक्टर। आगे उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स की, जैसे प्ले था हमारा गगन बनावा बाजू, उसमें चंद्रशेखर आजाद अच्छा वो प्ले करता था, तो अच्छा लगा मुझे। फिर एक प्ले जो था हमारा सूखे तरह, अच्छा वो ये विवेक सावरिकर अच्छे एक्टर भी, उनके डायरेक्शन में। अच्छा तो वो उसमें एक कैरेक्टर था, वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे वो कैरेक्टर। वो आपका वृद्धाश्रम वहाँ के लोगों के जीवन में आधारित था, वो भी कैरेक्टर मैंने प्ले किया, चौधरी का कैरेक्टर। कहीं ना कहीं थिएटर समाज को एक सच का आईना भी दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भटक गए हैं वहाँ से, मतलब ट्रैक से उतर गए हैं, उनको ट्रैक पे भी लाने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत अच्छा, मैंने बताया ना कि इतना जबरदस्त माध्यम है कि तो एक संदेश तो देता ही है, बदलाव भी लाता है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताएं, आपने खैर जैसे कि तरह तरह के अभिनय किए, कैरेक्टर किए और कई रंग निर्देशकों के साथ काम किया, आपने अपने निर्देशन में कितने प्ले किए? वो निर्देशन में तो बहुत कम प्लेस कर पाया, क्योंकि निर्देशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी मैंने 3-4 प्लेस का निर्देशन किया, जिसमें सबसे पहले हमने कॉमेडी पॉलिटिकल सटायर था। अच्छा प्ले था आपका जांच पड़ताल, फेमस प्ले। तो वो प्ले हमने किया, वो बड़ा अच्छा लगा। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, क्योंकि पॉलिटिकल सटायर था, तो वो संवादों और उस तरीके जिस तरीके का प्ले था, तो बड़ी जल्दी वो दर्शकों से जोड़ता था। और कहीं ना कहीं उसमें वो नगर निगम का भी कुछ वो मैंने देखा है। एक्चुअली वो कहानी की स्टोरी लाइन उस तरीके की थी। कहीं का मेयर रहता, कहीं वो दिल्ली से कोई जांच करने आता है, वो क्या उसको मैनेज करने के लिए उसको होटल में, लेकिन वो गलत आदमी को चूज कर देते हैं। एक्चुअली वो जो रियल में कोई लड़का, एक नौजवान ठहरा रहता, जबकि वो नौजवान जो है घर से भागकर आया हुआ, उसको ये लोग मेयर और उसके साथी उसको क्या है जांच अधिकारी समझ लेते। अच्छा तो वो उसको घेर लेते हैं, वो भी समझ जाता है कि अरे ये लोग मुझे बोले, इनको कोई कंफ्यूजन हो गया। तो वो भी बोलता नहीं है पट्टा, बोलता हाँ मैं जांच अधिकारी हूँ। बस वो बढ़िया उसकी खातिरदारी होती है, वो बैल अपने घर पे ले जाके ठहराता है। अच्छा, उसमें कॉमेडी के साथ साथ बहुत अच्छा मैसेज भी है, जहाँ तक बहुत अच्छा पॉलिटिकल सटायर था। किस तरीके से लोग मतलब पॉलिटिकल ये स्टंट्स अपना कर, किस तरीके से पॉलिटिशियंस या सरकारी लालफिताशाही किस तरीके से भ्रष्टाचार मचाते लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते, उसको उजागर। और कौन सा प्ले किया था आपका? उसके बाद फिर हमने किया था डॉक्टर शंकर शेष का प्ले। अच्छा, फंदी। अच्छा, वो भी फेमस प्ले था। वो भी समाज के कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हुआ करती थी, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट उस पर। अच्छा, हिंदी प्ले ही किए हैं आपने कि और भी कोई लैंग्वेजेस में प्ले किए? जहाँ तक मुझे याद है कि अमली एक प्ले था आपका। अमली। उसमें आपको जो एक कैरेक्टर करते थे आप, मुझे याद है, मैं भी था उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा मुस्लिम कैरेक्टर। हाँ, मुस्लिम कैरेक्टर अबरार खान का बहुत जबरदस्त किया था वो। ये ऋषिकेश जी का अच्छा था, भोजपुरी कैरेक्टर था। तो वो एक भाषा उस तरीके की अलग
कह सकते हैं। हाँ। और फिर बुंदेली कुछ प्लेस किए। अच्छा। मौका तो मिला हाँ। दूसरे डिफरेंट कैरेक्टर से दूसरी बोलियों भाषाओं में काम करने। अच्छा, प्ले के साथ साथ आपने फिर इंडस्ट्री की तरफ कदम नहीं बढ़ाया? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, मैंने कोशिश करी। हाँ। 2007-8 की बात है। हाँ। मैं बॉम्बे गया, हाँ। 2-3 साल रहा भी, हाँ। लेकिन कुछ सीरियल्स में काम नहीं किया हूँ, हाँ। लेकिन वो उस तरीके से वो एक्सप्लोर भी हो पाया। हाँ। फिर वापसी हो गई अच्छा। कारणों से, हाँ। कुछ पारिवारिक कारण। पारिवारिक, हाँ, कहीं ना कहीं वो पारिवारिक कंडीशन ऐसी बनती है कि आदमी को चाहते हुए ना चाहते हुए भी आना पड़ जाता है। लेकिन उसका मुख्य कारण ये भी था कि क्योंकि क्या है, मेरा प्रोफेशन कुछ हो, हाँ। नाटक हाँ। थिएटर में करता हूँ, लेकिन थिएटर मेरा प्रोफेशन नहीं। हाँ। एक्चुअली मैं वकालत हूँ। अच्छा। हाँ। मेरा प्रोफेशन वकालत। हाँ। तो मैं वकालत को ब्रेक करके हाँ। मैंने एक कोशिश करी। हाँ। मतलब एक तरीके से एक क्या कहते हैं, एक रिस्क ली। हाँ। कि इसमें शायद अच्छा आता है। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन चूंकि वो तो समुद्र है, अब वो समय भी मांगता है। हाँ। उस चीज़ को कम समय में अगर आप करोगे तो वो कैसे होगा, क्योंकि अब हमारा प्रोफेशन कुछ हो रहा है, अचानक वहाँ जाओ तो चीज़ें अगर जल्दी अगर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले तो बिगड़ जाए। अच्छा, मुझे संतोष जी एक चीज़ और ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं थिएटर बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आदमी लगातार थिएटर करता रहे तो उसे फिर कोई एक्टिंग क्लास की या इसकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता है। आपका क्या विचार है? ऐसे कई लोग हैं, अब जैसे हर एक्टर एनएसडी तो होता है। हाँ। एनएसडी एक माध्यम है, आपको सिखाती है, पढ़ाती है, जानकार बनाती है। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। मेरा तो यही मानना है कि मतलब एक्टर है, अगर उसमें एक्टिंग स्किल्स है तो वो बाय बर्थ है, वो उसके खून में शामिल है, तो वो करता है। जैसे क्योंकि मैं अपने आप को तो मैं किसी एनएसडी को या इस तरीके से बीए में या कोई ऐसी संस्थाओं को बिलोंग तो नहीं करता। ना मेरे परिवार में ऐसी कोई परिपाटी थी जो कोई एक्टर हो या कोई नाटक या अच्छा, परिवार से आपको कभी मतलब रोक छेड़ तो नहीं मिली कि नहीं आप ये मत करो, इसको ब्रेक करो? नहीं, वो परिवार में तो देखिए ऐसा पहले मदर चिल्लाती थी हमारी, अब वाइफ चिल्लाती है। अच्छा। देखिए कहाँ फालतू के कामों में लगे। खैर ये तो एक मजाक की बात है, सपोर्ट भी किया उन्होंने ऐसा। तो ठीक है, उनको लगता था कि उनको शौक है तो आगे बढ़ जाए तो सही बात है। पत्नी का कहीं ना कहीं योगदान होता है, बिल्कुल ऑब्वियस होता है। अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे। आइए दोस्तों, हम कुछ संतोष पनिक्कर जी के काम की झलकियां आपको दिखाते हैं और पुनः ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखें संतोष पनिक्कर जी के काम की कुछ झलकियां। हमसे नहीं चला जाता, चलिए। बगीचे में घूमने का समय क्यों निर्धारित कर दिया गया है? बगीचे में घूमने में इनके बाप का क्या खर्च होता है बताइए? न राशन खर्च होता है, न बिजली खर्च होती है, न ईंधन खर्च होता है, न कुछ। लेकिन नहीं, इसका समय खत्म, उसका समय खत्म। हमारा समय कब खत्म होगा ये सच में नहीं बताते। उसकी चिंता क्यों करते हो मास्टर? जब तुम्हारा समय खत्म होगा तो तुम्हें बताएंगे भी और उठा कर भी ले जाएंगे। लेकिन बगीचे में घूमने का किस हद? तो बागीचे में मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, इसीलिए उन्हें समय मांगना पड़ता है। देखो वहाँ हमारे पर संगी साथी भी तो श्रमदान करते हैं। यदि तुझी कली पीठ को तो श्रमदान? अरे श्रमदान है, श्रमदान। हम जानते नहीं कि अपने संगी साथियों को वो बगीचे में काम करने के बहाने वहाँ काम करने वाली कमला बिमला भैया को टुकुर डांटते रहते हैं। श्रमदान है, श्रमदान। चौधरी, हमारी
कैसी बात करते हो मास्टर? छोड़ो वो सब, हमको अपना कामकाज शुरू करते हैं। कामकाज? कैसा कामकाज? आज हम दैनिक दोपहर के संपादक को फोन लगाने वाले थे ना। अरे हाँ, लगाता हूँ, अभी लगा लेता हूँ। आप फोन लगाइए, तब तक हम अपनी बत्ती सी लगा लेंगे। अच्छा, मतलब नाश्ता बिना बत्ती सी लड़ाई कर रहा है। उस बचपन दरिये को खाने के लिए बत्ती की क्या जरूरत है? उसे तो जबान पर रखो, सट से फिसल कर पट से जवाब। ठीक है, आप बत्ती सी लगाइए, आप टेलीफोन लगाते। लेकिन सुनिए, हमें तालियां पसंद नहीं है टेलीफोन करते समय किसी के। हाँ, हमेशा करते हैं और इसके बोल लगाइए लगाइए। हाँ। हेलो चित्रा, लगा रहा हूँ। हेलो दैनिक दोपहर। हाँ, मुझे संपादक जी से बात करनी है। क्या कहा? व्यस्त है? अरे तो हम क्या यहाँ मटर छील रहे हैं? बताइए उन्हें। प्रोफेसर देवकी नंदन पांडे का फोन है। हाँ, विद्यार्थियों पर नासई, पर औरों पर प्रोफेसर गिरी का रोग पड़ेगा। लेकिन मास्टर जी, आप प्रोफेसर हो कहाँ? अरे तो क्या हुआ? हम कौन सा यूजीसी का स्केल मांग रहे हैं? ये म्यूजिक बज रहा है। हेलो दैनिक संपादक जी, मैं प्रोफेसर देवकी नंदन पांडे बोल रहा हूँ, सुख शांति वृद्धाश्रम पुणे से। नहीं, वहाँ मैनेज नहीं करता रहता हूँ। अरे वो छोड़िए, देखिए आपने परसों के दैनिक दोपहर में हमारे वृद्धों के ऊपर जो लेख लिखा था, हम उसका विरोध करते हैं। नहीं, वृद्धों की आपने बहुत खराब तस्वीर पेश की। अरे वृद्धाश्रम में रहने वाले सारे वृद्ध ऐसे असहाय और निर्बल नहीं होते कि लोग उनको असहाय नजरों से देखें। नहीं, ये चित्रण सर्वथा गलत है। हमारा विरोध है। बीवी विरोध कर रहे हैं, मतलब बीवी नहीं है वो, बीवी चौधरी मेरे साथ रहते। क्या था? हम कुछ लिखे थे तो आप छापेंगे। अरे हम तो लाख लिखे थे, पर आप छापे सब। क्या था? छापेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि वृद्धों की दूसरी तस्वीर भी सामने आए। हमेशा वृद्धों को असहाय करके उनकी लाचारी की बात करना अच्छी बात नहीं है। वृद्ध भी अच्छे होते हैं, जीने लायक होते हैं। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, अब बुजुर्ग तो हम हो ही गए हैं। अच्छा, हेलो ये अचानक से फोन क्यों पलट दी? ससुरा पूछ रहा था कौन से कॉलेज में प्रोफेसर रहे आप? ये बताइए कि वो संपादक उस लेख के बारे में क्या कह रहा है? हाँ, वो कह रहे थे विनोद पत्र लिखे हम छाप देंगे। लेकिन पत्र संपादक कॉलम और कौन है? वैसे भी आज के समय अखबार पढ़ता कौन है? हमारे और आप जैसे फुर्सती ही ना। नहीं, लेकिन हम एक बड़ा सा आर्टिकल लिख देंगे, उसमें क्या है? तो ठीक है, पहले हम उसका प्रारूप तैयार करना है, फिर उसे फाइनल कर देंगे। चौधरी, अरे हम मास्टर रहे हैं। ये इतने से आर्टिकल के लिए क्या तो प्रारूप बनाना और क्या तो फाइनल करना है। अब जैसी आपकी मर्जी भाई, हमारी आदत तो पहले प्रारूप तैयार कर लेने की है। हाँ, क्योंकि आपका पूरा जन्म मेडिकल डिपार्टमेंट की नौकरी लग गया। आप पहले कच्चा प्रारूप बनाएंगे और अफसर के सामने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। फिर वो अफसर बिना कारण उस पे 10-20 गलतियां दिखाएंगे। फिर आप उन्हें सुधारेंगे और रीटाइप करके स्वच्छपति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। अब क्या करें मास्टर, इतने साल की आदत है कि जल्दी जाती है। हुआ था तो मैं बायोपिक के जीएस था, ओएस था ओएस। ये एक और खासियत है रेलवे डिपार्टमेंट। ससुरा, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी जोड़ दो, कोई ना कोई डिपार्टमेंट बन जाता है, नहीं तो पोस्ट बन जाती है। उदाहरण के लिए आरएमएस, पीएमओ, एसटीडी, पीसीओ। अरे भाई, आपका रेलवे डिपार्टमेंट है कि अंग्रेजी शब्दकोश? याद आया, हमें वो शब्दकोश चाहिए था ना, हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश।
2 बार लगाया था। मतलब कान यहीं लगे और अरे तो फायदा क्या हुआ उस पहले फोन का? वो तो मिल जाती है तो फोन का बात कर लेती हो, जरा सा धमकाती नहीं है कि फोन पटक देते हो। अरे अच्छा लगता है भाई, आप ये सब करो। अच्छा लगता है एक जवान अल्हड़ किशोरी का आवाज सुना, अच्छा लगता है। ए चौधरी, आज हमारी छाया होती ना, छाया छाया, तो वो भी ऐसे ही बात। अच्छा छोड़ो, आप फोन लगाओ। चल ठीक है, मैं भी 2 बार फोन लगाऊं। अरे अब 100 बार फोन लगाओ जी, लेकिन आपका पहला फोन रॉन्ग नंबर ही लगेगा। हाँ, लेकिन रॉन्ग नंबर क्यों नहीं जाएगा, ये पहले ही तय हो चुका है। लगाओ लगाओ, देखो हम बात करते हैं। लेकिन वो बुक स्टोर का नंबर क्या है? अरे चौधरी बहुत भुलक्कड़ है आप। अरे हमेशा याद रखा करो, मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहता था कंठस्थ करो, उदरस्थ करो, लिख लो 247-506 और दुकान का नाम है वो। पता है हमको दुकान का नाम। बस दुकान का पूछिए, इतना लंबा थोड़ा भाषण दे डाला। चुप रहिए। बुढ़ऊ को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ बोलो तो अपनी बड़ी दादागिरी दिखाता है। फिल्मी कॉर्नर पड़ेंगे पापा के लिए कद्र करना सीखा है अभिषेक। ये हस्तियां। हेलो, आप पॉपुलर बुक डिपो? जी, रॉन्ग नंबर। आपकी नजर लग गई है, तभी रॉन्ग नंबर लगाए। पॉपुलर बुक स्टोर लगाए और लड़का उठान है। अरे तो पूछ लेना था, आ जाऊं क्या? हो गई क्या सारी तैयारी? कब आ रहे हो लेने के लिए और कहाँ लेके जाओगे? 16 की सुभाष नगर की भदभदा? चुप रहिए। चुप रहिए। मीरा नायक का हेलो, पॉपुलर बुक स्टोर? जी जी जी, मैं बीवी बोल रहा हूँ। बीवी मतलब राइट भूषण चौधरी बोल रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ, परसों मैंने ही लगाया था आपको वो शब्दकोश के लिए। हाँ हाँ भाई, वही डिक्शनरी के लिए। जी, कितने की है? तो देख कर बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ, आप बताइए। जमाना आ गया शब्दकोश हो तो समझते ही। डिक्शनरी बोलिए, अंग्रेजी चोला। अरे नहीं, अब ये व्हाट्सएप युग की औलादे हैं। हो गई शुरुआत दिन की। इस बुड्ढा को इस फोन के अलावा दूसरा कुछ पूछता नहीं है। तो मैं काय के लिए आया? पेपर ले मास्टर जी, इतनी बार आपको बोला है पेपर पढ़ना हो तो मैथ्स में आकर पढ़े लाइब्रेरी में। कमरे में लाना मना है ना? अरे बहुत अच्छी सेंस। अरे होगी सही बात ठीक है। क्या? 750 रुपए? कोई डिस्काउंट वगैरह? अरे कितनी चाहिए का क्या मतलब? एक चाहिए पढ़ने के लिए कोई दुकान थोड़ी लगाना डिक्शनरी की। हाँ क्या? देखिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते मुझे। आपको कोई हेलो हेलो कहता है डिक्शनरी पढ़ने का इतना ही शौक है तो किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। हरामखोर, बदतमीज है। बदतमीजी है वो। मेरे हाथ से कैसे खींच कर ले गया अकबर? किसकी बात कर रहा हूँ? अरे मैं तो रमेश की बात कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ, उस रमेश की शिकायत करनी पड़ी। हाँ। देखा नहीं आपने? हमारे फोन करने पर कैसे हमें काम नहीं मिलता। ये फोन क्या इस बड़ी गली समिति का है? हमने और मैंने रसगुल्ला रोकड़ा खर्च करके लगाया इस फोन को। नहीं नहीं, आजकल के नौकर बहुत काम से हो गए। जानते हो कारण क्या है? क्या? रौब नहीं रहा भाई, रौब नहीं रहा किसी का। अरे नहीं नहीं नहीं, शराब से तो हम कोसों दूर रहते हैं भाई। शराब लीवर को खराब कर देता है। ये विलायती है, इसे हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। क्या करें, हम तो खुद ही फंसे हुए हैं वहां।
लेकिन पार्टी के साथ वफादारी का कसम जो खा रखा है हमने। दोस्तों नमस्कार, फिर से आईना वर्ल्ड न्यूज़ के शो कलाकार में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं दोबारा से फिर से आगे की मुलाकात संतोष पनिक्कर से करवाता हूं, जो कि बहुत ही अच्छे थिएटर कलाकार हैं। जैसा कि आपने पहले हमने कई सारी जानकारियां संतोष पनिक्कर जी के बारे में आपको बताई। आइए हम आगे मुलाकात का सिलसिला उसे आगे बढ़ाते हैं उस दौर को। संतोष जी, हमारा एक सवाल और बहुत गहराई से उमड़ रहा है कि आपकी जब शादी हुई होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं परिवार के लिए भी समय देना रहता है आदमी के लिए, और थिएटर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा वो है, एक ऐसा स्टेज है कि कहीं ना कहीं उसे भी समय देना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मेरी जानकारी में लगातार कंटिन्यू रिहर्सल में टाइम देना, फिर स्टेज परफॉर्मेंस करना, तो फिर उसको कैसे आप मैनेज करते थे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मेरी शादी हुई थी 90 से। अच्छा। चूँकि 90-91 से मैं कर रहा था। 97 में जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी चूँकि अरेंज मैरिज थी तो मेरी पत्नी को जानती नहीं थी कि मैं थिएटर कर, और मैं बता भी नहीं पाया। भाई वो तो ये जानती थी कि भाई ये वकील है, तो ये तो शौकिया करते थे, तो मैं बता नहीं पाया। तब क्या था कि मतलब शाम को ऑफिस से उठे, क्योंकि क्या है, नाटक कोई भी तैयार करना है तो 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। तो मैं शाम को क्या करता था कि ऑफिस से अपना 6-6:30 बजे निकले और सीधे थिएटर अपने रिहर्सल प्लेस में पहुँचे। अब हाँ, 7 बजे से रिहर्सल स्टार्ट होती थी, 2-3 घंटा 8-10 बज जाए, तो मैं हमेशा घर पहुँचते 11 बज जाता। चूँकि शादी नई थी, तो समय का आप जानते हैं कैसे। बिल्कुल बहुत सारे सवालात उठते कई सारी चीजें करनी होती है। तो भैया अब पूछती थी बाद में, जब नहीं पूछा देखा कि अब ये लगातार ऐसा ही करती है, रोज ऐसा ही करना है, तो जानना जरूरी है। क्योंकि मेरी मदर जानती थी। अब लेकिन नई बहू थी जो मदर से सवाल नहीं कर पाई कहाँ रहते हैं, कैसा, मैं भी नहीं बता पाया। तो वो नाराज होने लगी, क्या है तुम्हारा कोई चक्कर मेरा कोई चक्कर नहीं। फिर मैंने बताया उनको कि देखो मेरा ऐसा शौक है, फिर उनका सपोर्ट समय भी नहीं था, समझाना पड़ा। तो कुछ समय के लिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं अभी आप नाटक नहीं करोगे। 2-3 साल मैंने नाटक को छोड़ा भी उनके कहने, क्योंकि चूंकि कहते नहीं कि ऐसा कीड़ा होता है कि बस छोड़ना मुमकिन नहीं होता। जी जी। फिर जैसे तैसे फिर उन्होंने ही कहा कि तो ठीक है कर लो, लेकिन समय का थोड़ा बहुत विश्वसनीयता कायम रहे, वो सब चीजें। क्योंकि कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ भी नहीं होना चाहिए ना परिवार में। देखिए, परिवार सबसे पहले, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपका लाइफ लाइन होती है, परिवार वही हकीकत है, तो रियल तो वही है, आपका जीवन नहीं है, तो एक शौक है आप कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो ये आड़े ना आए। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जो हैं उसका निर्वहन भी आप बराबर करते हैं, तो बैलेंस बना के आप कर सकते हैं। अच्छा संतोष जी, एक और सवाल हमारे दिमाग में उमड़ रहा है कि वकालत जो है वो भी एक बहुत गहन विधा है, उसमें भी बहुत समय पढ़ना पड़ता है। इवन नए केसेस सामने आते हैं तो उसके लिए भी बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप कैसे रिहर्सल को भी टाइम देते थे, पत्नी को भी टाइम देते थे, अपने ऑफिस के लिए भी टाइम देते थे, फिर वो पढ़ना भी, और वो सब कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए सुधीर जी, ऐसा है कि ये सवाल कई लोग मतलब बहुत बार मुझसे कर चुके। वो ये कहते हैं कि वकालत और कलाकार कहीं भी तालमेल नहीं बैठता। तो बोले ये कैसा, मतलब हमको समझ में नहीं। तो क्योंकि जनरली एक नौकरी वाले का तो एक टाइम फिक्स होता है 8 घंटे का, लेकिन कहीं ना कहीं वकालत का टाइम फिक्स है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलना है, क्लाइंट्स कब आ जाए कोई भरोसा नहीं।
शायद वो ठीक हुआ आपका कहना, मैंने मैनेज किया उसको समय को, तो टाइम मैनेजमेंट हाँ, हो बिल्कुल। लेकिन मुझे चूंकि मैं थिएटर करता था हाँ हाँ तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जी जी सीखने का मतलब ये है कि जैसे कि संवाद करना, हाँ, बात करना, हाँ, और एक जो वकील होता है हाँ, अधिवक्ता, हाँ, अधिवक्ता मतलब जो अधिक बोलने वाला। हाँ हाँ तो चूंकि मैं थिएटर करता था तो मुझे वो सपोर्ट मिला, हाँ तो मतलब मेरे लिए एक वो प्लस पॉइंट था। तो थिएटर करने की वजह से हाँ। शायद मैं वकालत में कुछ अच्छा कर पाया। अरे वाह, हाँ, मतलब मुझे सपोर्ट हाँ, तो वो जो मुझे तो ये लगता है कि वो दोनों चीजों को मैंने लिंक किया। अरे वाह, पॉजिटिविटी में देखा। पॉजिटिविटी में हाँ, क्योंकि आप जब तक सकारात्मक बिल्कुल सोचोगे नहीं या देखोगे नहीं, हाँ तो वो सकारात्मक होती भी नहीं है वो फिर तो सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक तरीके से नहीं ले रहे हो तो सही। फिर आसान से आसान चीजें भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। सही बात, सही बात। ये है कि हर चीज टाइम मैनेजमेंट, हाँ, वो परिवार का मैनेजमेंट, हाँ। इस सब में तालमेल अगर आप बैठा लो तो आराम से कर सकते हो। अच्छा संतोष पणिक्कर जी, हमें एक बात और आप बताएं कि जैसे कि आप थिएटर में तो लगातार समय दे ही रहे हैं, आगे और आपका क्या फिर से इंडस्ट्री में की तरफ कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं आप, या फिर सिर्फ थिएटर तक ही सीमित रखेंगे अपने आप को, या कोई अच्छा कैरेक्टर इंडस्ट्री की तरफ से आपको ऑफर होता है तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं कई लोगों के मन में अलग अलग होती हैं, तो कैसा है आपका सोचना? देखिए, ऐसा है कि अब वो समय रहा नहीं, जी जी, जीवन का उस पड़ाव पे आ गए हैं, अब बच्चे भी बड़े हो गए। हाँ हाँ तो ये मुमकिन तो नहीं है कि यहाँ छोड़कर हाँ मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा, हाँ। मुंबई जाकर फिल्मों में काम करूँ, हाँ हाँ वो संभव नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ थिएटर तो हम कर ही रहे हैं, हाँ तो साथ में अब तो ये है कि भोपाल शहर में आप हाँ, जाते काफी ही शूट्स चलने बहुत लगे। सारे शूटिंग हाँ, यहीं होती हाँ, है, फिल्म वाले प्रोडक्शन वाले यहीं भोपाल में आते हैं। हाँ 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 तो अगर काम करने की इच्छा है हाँ हाँ तो यहाँ भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब कोई अगर अच्छा रोल ऑफर होता है आपको तो डेफिनेटली obviously। देखिए, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हाँ 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 ऐसे ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं लेकिन मैं करता नहीं। हाँ और कैमरा में वैसे भी मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता, अच्छा ऐसा मुझे लगता है। हाँ। लेकिन चूंकि हाँ, अगर कोई अच्छा, मतलब मुझे ये लगता है कि नहीं ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा हाँ, है, हाँ। इसमें कुछ करने की संभावना है, हाँ। अपनी स्किल्स को दिखाने का मतलब मुझे मौका मिलता है, हाँ हाँ तो डेफिनेटली मैं करूँगा। लेकिन उसके लिए बॉम्बे हाँ। वापस मुंबई जाना तो वो पसंद नहीं। ये अगर भोपाल में ही आपको कोई अच्छा कैरेक्टर रोल ऑफर होता है डेफिनेटली तो आप करेंगे उसको। डेफिनेटली क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी है, आपने काफी सारे सीरियल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे अहम किरदारों को निभाया हाँ। है, चैलेंजिंग कैरेक्टर किए हैं वो आपने। मुंबई में रहने के लिए हाँ। जब मैं वहाँ था, हाँ हाँ जिस समय मैंने वो रिस्क उठाया, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ हाँ उस दौरान मुझे काम मिला। ऐसा नहीं कि मैं हाँ हाँ खाली बैठा रहा, ऐसा हाँ नहीं, हाँ काम मुझे मिला। हाँ हाँ लेकिन चूंकि अब वो उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं होता है चीज़। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो दो जगह भी आदमी बटा रहता ना, यहाँ हाँ, की भी चिंता, वही है ना, वहाँ की भी मैंने आपको चिंता। बताया मेरा हाँ। प्रोफेशन चूंकि हाँ। वकालत का हाँ। प्रोफेशन, अब मैं वहाँ 15 दिन रहूँ फिर यहाँ 15 दिन आ जाऊँ, तो वो चीज़ें वो बैलेंस नहीं होता क्योंकि दूरी इतनी है, वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो संतोष पणिक्कर जी, हमारे आईना वर्ल्ड न्यूज़ के स्टूडियो में आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, हमने एक बहुत अच्छे कलाकार से, थिएटर कलाकार से, संतोष पणिक्कर जी से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने काफ़ी सारे कैरेक्टर को जिया है और उन्हें निभाया है बखूबी तरीके से। और मेरा भी आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया थिएटर जरूर देखें, क्योंकि थिएटर कहीं ना कहीं जीने की कला सिखाता है, थिएटर बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देता है, थिएटर समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है, ये बहुत सारी सीख जो है थिएटर से मिल जाती है। तो ये आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया जाएं, थिएटर ज़रूर देखें और टिकट लगाकर थिएटर देखें, ताकि कलाकार भी कहीं ना कहीं मजबूत बने, सक्षम बने, थिएटर कलाकार भी अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। आगे हम अगले एपिसोड में फिर एक नए कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।